वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज जो हमारा टॉपिक होगा जिस पे लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ मैं, वो करैक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर है। डीसी जनरेटर में 3 तरह की खसूसियात यूजुअली पढ़ी जाती हैं, जिनमें से सबसे पहली होती है ओपन सर्किट करैक्टरिस्टिक, जो आपके फील्ड करंट और आपके जो वोल्टेज जनरेट हो रही है उस फील्ड करंट के अगेंस्ट आर्मेचर में एट नो लोड, उसको पढ़ा जाता है। ओपन सर्किट करैक्टरिस्टिक को सैचुरेशन या नो लोड करैक्टरिस्टिक भी कहते हैं। दूसरी जो इंटरनल करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये प्रैक्टिकली तो हम निकाल नहीं सकते। ये करैक्टरिस्टिक यूजुअली जो होती हैं इंटरनल करैक्टरिस्टिक, ये करैक्टरिस्टिक आपकी मैन्युफैक्चरर करैक्टरिस्टिक भी कहलाती हैं। ये ड्रा की जाती हैं जो आपके आर्मेचर वोल्टेजेस है वो वर्सेस आर्मेचर करंट IA। तो सिमिलरली जो थर्ड करैक्टरिस्टिक हैं वो एक्सटर्नल करैक्टरिस्टिक या जिनको लोड करैक्टरिस्टिक भी कहते हैं, वो हैं जो आपके टर्मिनल वोल्टेज V और आपके लोड करंट IL के माबैन ड्रा की जाती हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो सिर्फ बात करेंगे सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की करैक्टरिस्टिक के हवाले से। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की जो खसूसियात हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले इसकी OCC या नो लोड करैक्टरिस्टिक जो है उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इस कोई फील्ड को एक एक्सटर्नल डीसी सोर्स के साथ आप एक्साइट करते हैं। यहाँ पे मैं एक ये फील्ड रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, जिससे हम फील्ड करंट की वैल्यू को कंट्रोल कर सकेंगे। यहाँ पे मैं एक एम्पेयर मीटर भी कनेक्ट कर देता हूँ जो हमारा करंट की रीडिंग हमें देता रहेगा। ये हमारा आर्मेचर और इसके क्रॉस हम लगाते हैं एक वोल्ट मीटर जो हमें वोल्टेज बताएगा। ओपन सर्किट करैक्टरिस्टिक ड्रा करने के लिए मैं आपको ज़रा लेता चलूँ पीछे, जो आपने लेक्चर पढ़ा था EMF इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर, जिसमें हमें पता था E = phi P N/60 × Z/A। इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो आपके पास नंबर ऑफ़ पोल्स P भी कांस्टेंट, 60 एक कांस्टेंट टर्म, नंबर ऑफ़ कंडक्टर कांस्टेंट और पैरेलल पाथ भी कांस्टेंट। एक लम्हे के लिए अगर मैं कहूँ, मैंने स्पीड को भी कांस्टेंट रखा हुआ है और इस केस में हमने स्पीड को कांस्टेंट ही रखा हुआ है, तो हमारे पास ये इक्वेशन में सब टर्म्स हमारे पास कांस्टेंट मास सिवाय फ्लक्स पर पोल के। तो मैं लिख सकता हूँ E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi, यानी जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा उतना ज़्यादा आपका जनरेटेड वोल्टेज होंगे EMF में। और फ्लक्स इटसेल्फ किस पे डिपेंड करता है? फील्ड करंट के ऊपर। फ्लक्स इटसेल्फ डिपेंड अपॉन फील्ड करंट। जितना ज़्यादा फील्ड करंट होगा उतना ज़्यादा आपका फ्लक्स होगा। तो मैं लिख सकता हूँ इन दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन करूँ तो E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट। जितना ज़्यादा फील्ड करंट होगा उतना ज़्यादा आपका EMF जनरेट होगा। जी बिल्कुल सेम यही आपका केस है ओपन सर्किट करैक्टरिस्टिक ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के लिए। मेन जितना आपका फील्ड करंट ज़्यादा होगा उतना आपका ज़्यादा E जनरेट होगा। अब इसकी ये इन कंडीशन ये क्या है? N इज़ कांस्टेंट, स्पीड इज़ कांस्टेंट। अब इसकी करैक्टरिस्टिक कर्व किस तरह ड्रा होगी वो मैं आपको बताता हूँ। आपका जो X एक्सिस है, यहाँ पे फील्ड करंट और Y एक्सिस पे आपके जनरेटेड वोल्टेज E। X एक्सिस पे आपका फील्ड करंट और Y एक्सिस पे आपके पास E। जो आपकी चाहे आप
सीरीज जनरेटर की करें, शंट जनरेटर की करें, स्टार्ट में आपके जो जनरेटेड वोल्टेजेस हैं वो कभी ज़ीरो नहीं होते। इसकी वजह क्या होती है, जो फील्ड में कोई ना कोई रेजिडुअल मैग्नेटिज़म होता है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ ईएमएफ मौजूद होता है। तो ये अगर ओ है, ये ए है। जब आपका फील्ड करंट ज़ीरो था, IF ज़ीरो था, उस वक्त भी आपके पास OA वोल्टेजेस मौजूद थे। वो OA वोल्टेजेस क्यों मौजूद थे? वो आपके फील्ड के रेजिडुअल मैग्नेटिज़म की वजह से मौजूद थे। अब जैसे जैसे मैं IF को बढ़ाता हूँ, मेरा E भी बढ़ेगा, मेरा E भी क्या होगा, बढ़ेगा, हत्ता कि एक पॉइंट B आएगा, जिसके बाद हम जो हमारी फील्ड है, ये फील्ड, इसमें आयरन की रिलक्टेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। एक पॉइंट ऐसा आएगा B, जिसके बाद हम अपनी आयरन की जो रिलक्टेंस है उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। B पॉइंट के बाद अगर फर्दर मैं फील्ड करंट को बढ़ाऊंगा तो मेरे वोल्टेजेस क्या होंगे, टर्न ऑफ हो जाएंगे या वो मज़ीद नहीं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उस B पॉइंट के बाद आपकी फील्ड सैचुरेट हो जाएगी। उस B पॉइंट के बाद नी पॉइंट इसको कहते हैं हम, जहाँ पे आपकी आयरन की रिलक्टेंस सामने आती है। उसके बाद अगर फील्ड करंट को मज़ीद बढ़ाएं तो आपके पास क्या होता है, आपकी फील्ड सैचुरेट हो जाती है। फील्ड सैचुरेट होने के बाद आपके पास मज़ीद वोल्टेजेस नहीं बढ़ते, जितना मर्ज़ी आप करंट को इंक्रीज़ कर लें। ये तो थी आपके पास OCC के बाद अब हम बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल करैक्टरिस्टिक। इनको हम मिला के लिख लेते हैं। इंटरनल करैक्टरिस्टिक E और IA के दरमियान, जबकि एक्सटर्नल करैक्टरिस्टिक्स हैं आपके पास, वो आपकी होती हैं V और IL के दरमियान। अब क्या करते हैं जी, अब हम अपना सर्किट रिकनेक्ट करते हैं। सर्किट रिकनेक्ट करने का मतलब है जी, अब हम उसमें आर्मेचर के क्रॉस लोड लगा देंगे। तो ये हमारा सर्किट रिकनेक्ट हो गया। यहाँ पे IL, IA, IF को हम कहते हैं जी, इस केस में जो है हमारे पास IF हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। IF हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। और लोड चेंज करने से हमारा, आप देखें अगर इधर, अगर लोड करंट हम चेंज करें, लोड चेंज करें, लोड करंट चेंज हो रहा है, लोड करंट चेंज करें, तो हमारे पास आर्मेचर करंट चेंज हो रहा है। क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं, मैं कह सकता हूँ IA इज़ इक्वल टू IL, IA इज़ इक्वल टू IL मैं लिख सकता हूँ। तो आपने जो इक्वेशन पढ़ी थी लास्ट टाइम टाइप्स ऑफ DC जनरेटर में फॉर सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, उसमें जो इक्वेशन आपने पढ़ी थी, V इज़ इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज की E माइनस IA RA। अब यहाँ पे मैंने लिखा है IA इज़ इक्वल टू IL। सो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ E माइनस IL RA। V इज़ इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज इज़ इक्वल टू E माइनस IL इंटू RA। IL आपका लोड करंट है, जो लोड की तब्दीली से चेंज हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, जो ओपन सर्किट करैक्टरिस्टिक में हमने बात की थी वो E0 थी, नो लोड वोल्टेजेस। वो हमारे पास क्या थे, नो लोड वोल्टेजेस। अब हमारे पास यहाँ पे अगर आप ये इक्वेशन देखें, हमारे पास E आ रहा है, E वो नो लोड वोल्टेज थे, E0, यहाँ पे E आ रहा है।
ई निकालने का तरीका क्या है? अब हमारे पास जो आइडियल कंडीशन, अगर मैं आपसे कहूँ आइडियल कंडीशन में हमें क्या मिलना चाहिए? जो टर्मिनल वोल्टेज हैं वो जनरेटेड वोल्टेज के बराबर होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आइडियल कंडीशन के लिए आइडियली अगर मैं लिखूँ V शुड बी इक्वल टू E, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू क्या होता है? आपके पास एक आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप होता है उसके डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का, और दूसरा IA/RA ड्रॉप होता है, जिसको हम इस केस में IL/RA ड्रॉप कह सकते हैं। इस वजह से V इक्वल नहीं होती E की, बट हमेशा क्या होता है? V इज़ लेस देन E, एंड E इज़ ऑलवेज लेस देन E नॉट ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। तो हमारे पास अगर हम बात करें E निकालने की, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? E इज़ लेस देन E नॉट ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। तो मैं क्या करूँ? E नॉट जो नो लोड वोल्टेजेस थे उसमें से आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप निकाल दूँ तो मेरे पास E आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं अपना जो इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिखी है V इज़ इक्वल टू E माइनस IL RA निकाल दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? आप टर्मिनल वोल्टेजेस मुझे हासिल हो जाएंगे। आइडियल केस क्या है? हमारे पास V E के बराबर होना चाहिए। अब इसको मैं आपको ग्राफिकली प्लॉट करके दिखाता हूँ, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक किस तरह की हासिल होती हैं। आइडियली यहाँ पे आपके पास करंट और यहाँ पे आपके पास वोल्टेजेस। आइडियल केस क्या है? मैंने अभी आपको बताया, आइडियल केस V इज़ इक्वल टू E होना चाहिए, यानी आपका कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, ना आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप हो रहा है, ना IA/RA ड्रॉप हो रहा है। तो आइडियली मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास इस तरह की लाइन आनी चाहिए, V इज़ इक्वल टू E। ये आइडियल है, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप और आपका सेकंड ड्रॉप जो होता है IA/RA ड्रॉप, इसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड आपके पास मैंने अभी आपको बताया था दूसरा दो ड्रॉप कौन से होते हैं? एक आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप होता है। आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को अगर हम नो लोड वोल्टेजेस में से निकाल दें तो हमारे पास E नॉट में से अगर आर्मेचर रिएक्शन निकाल दें आपके पास E बच जाता है। E जो होता है आपके पास जनरेटेड वोल्टेज होते हैं विद आर्मेचर रिएक्शन। तो ये कर्व हमेशा क्या आएगी? ये कर्व हमेशा आइडियल कंडीशन से नीचे आएगी। ये कर्व हमेशा आइडियल कंडीशन से नीचे आएगी। यहाँ पे आपका आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप ऐड होगा। ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है। अब सिमिलरली अगर हम E जो है इस इक्वेशन के मुताबिक, ये जो लास्ट इक्वेशन है, V फाइंड करना हो तो E में से IL/RA ड्रॉप निकाल दें, यानी जो आपने अभी E की कर्व बनाई है ये वाली, इसमें से फर्दर IA/RA ड्रॉप या IL/RA ड्रॉप आप निकाल दें तो ये कर्व मज़ीद नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये कर्व मज़ीद नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये IL/RA ड्रॉप आपके पास इसमें ऐड हो जाएगा। ये 3 है। इसमें
अगर मैं आप एक्सप्लेन करूं आपको, 1 जो कर्व है आपको वो शो कर रही है आइडियल कंडीशन, 2 आपको शो कर रही है जब आपके पास देयर इज़ आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, सो ये रिप्रेजेंट कर रही है, सो इट रिप्रेजेंट इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। 3 जो रिप्रेजेंट कर रही है आपके पास वो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को, 3 कर्व एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ तक थी हमारे पास 3 तरह की खसूसियात फॉर सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आपके पास सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होते हैं, जिसमें सीरीज़ जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर होता है, उनकी खसूसियात को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।